Hello students, hello, welcome to my Bio-kul classes. तो आज का जो सेशन आज स्टूडेंट्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी सैंपल क्वेश्चंस ऑफ 2023. देखो CBSE बोर्ड ऑफ एजुकेशन CBSE हैज ऑलरेडी रिलीज्ड द सैंपल क्वेश्चंस. ओके, तो आज वी विल डिस्कस द सैंपल क्वेश्चंस ऑफ ओनली बायोलॉजी, है ना. डिटेल्स में हर क्वेश्चन को वी विल एनालाइज, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, है ना, राइट. और स्टूडेंट्स, तो बिफोर वी प्रोसीड लिटिल बिट अबाउट द बायोकुल क्लासेस स्टूडेंट्स, यू कैन क्लिक ऑन द दिस टेलीग्राम लिंक, है ना. ये टेलीग्राम लिंक यूट्यूब में यू कैन सी इन द यूट्यूब इंफॉर्मेशन में द टेलीग्राम लिंक इज देयर, है ना. तो वहां पे क्लिक करके यू कैन ज्वाइन द बायोकुल क्लास टेलीग्राम ग्रुप में आई शेयर ऑल माय वीडियोस, है ना. एंड ऑल्सो यहाँ पे लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ DPPs ऑल्सो आई शेयर कभी कभी. So students, people who are interested, who can join the Telegram group of Bio-kul classes. तो आज we will be doing the CBSE sample questions, class 10 sample questions. सबको पता है कि CBSE exams are knocking the door, है ना. In fact, 13th of March is the science paper, है ना. तो these will help all the CBSE appearing students. यहाँ पे this is the instruction sheet. Which says there are, यहाँ पे देखो, there are 5 sections, है ना. According to the sample paper, there are 5 sections. Total time is 3 hours. Maximum marks 80 marks, है ना. You know this thing. We have gone back to the old pattern, right, है ना. कोविड के टाइम में देखो, there were term 1, term 2. अभी वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है. Again, we have gone back to the old CBSE pattern, जहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे का पेपर होगा, है ना. तो यहाँ पे 5 sections ABCDE, और सेक्शन ए में हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स, सेक्शन बी में हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स, सी हैज 3 मार्क्स क्वेश्चन, डी हैज 5 मार्क्स क्वेश्चन, और ई में इट्स अ सोर्स बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, जहाँ पे 4 मार्क्स. देखो यहाँ पे डी पे वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप, सी पे शॉर्ट आंसर टाइप, बी पे वेरी शॉर्ट, और ए में इट इज एक्चुअली जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, है ना. तो ऐसे द होल पेपर हैज बीन डिवाइडेड. तो पहले विल गो टू सेक्शन ए. सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन, in a given transverse section of a leaf का एक transverse section, है ना, the layer of cells where maximum photosynthesis occurs, है ना. तो यहाँ पे what are they asking? In a given transverse section of the leaf, identify the layer of cells where maximum photosynthesis answer, है ना. आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स, कहाँ पे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है. देखो यहाँ पे 1 2 3 4, है ना, 4 लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे दिया है. तो देखो इसको देख के वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज द अपर एपिडर्मिस, राइट. सो लेट्स कीप ऑन राइटिंग दिस थिंग, है ना, धीरे धीरे द कॉन्सेप्ट्स को लेट्स कीप ऑन राइटिंग. सो ये हो गया अपर एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ. अपर एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ, जहाँ पे देखो क्यूटिकल रहता है ना, राइट. वैक्सी क्यूटिकल इज देयर, राइट. तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस में ऑब्वियसली देयर इज नो क्लोरोफिल, है ना, देयर इज नो फोटोसिंथेटिक कॉन्सेप्ट. ओके, सो वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है. उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो 1 इज अपर एपिडर्मिस. उसके बाद देखो यहाँ पे 2 जो है, तो बेसिकली दिस 2 is and 3, ये दोनों हो गया मीसोफिल सेल्स. इसको देखो कलेक्टिवली वी कॉल मीसोफिल सेल्स, है ना. मीसोफिल सेल्स कौन सा सेल्स होता है? मीसोफिल सेल्स देयर आर, सो व्हाट आर मीसोफिल सेल्स? मीसोफिल सेल्स आर अ टाइप ऑफ क्लोरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा, ये क्लोरेनकाइमा क्या है? क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा. इट्स अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा हैविंग क्लोरोफिल. क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, है ना. ये क्या होता है? ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि जिससे फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस, राइट. सो दीज 2 लेयर्स, इसको हम कहते हैं, ये ऊपर का जो लेयर इसको भी कॉल द पैलिसेड पैरेन्काइमा, और ये नीचे वाला गोल गोल सेल्स को भी कॉल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, है ना.
These are mesophyll cells having chlorophyll inside them. They can carry out photosynthesis क्योंकि इसके भीतर में there is chloroplast. They are packed with chloroplast, है ना. So they are packed with chloroplast, है ना. क्लोरोप्लास्ट से पैक्ड होता है, इसलिए दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे 4 इज लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस में वी नो के इट बेसिकली दे हैव दीज स्टोमेटल ओपनिंग्स, है ना, जहां से देखो गैसियस एक्सचेंज होता है, जहां से ट्रांसपिरेशन होता है, राइट. एंड दीज आर गार्ड सेल्स. तो लोअर एपिडर्मिस में नॉर्मली वी डोंट सी सो मच ऑफ क्लोरोफिल, है ना. एक्चुअली इफ यू लुक एट गार्ड सेल्स स्टूडेंट्स, गार्ड सेल्स के भीतर क्लोरोफिल रहता है ना, but guard cells उतना ज्यादा photosynthetically they are not active, right? So basically the answer is we have to find out कि maximum photosynthesis कहाँ पे होता है. So the answer is 2 and 3. तो 2 and 3 का ऑप्शन है ऑप्शन बी में, which is showing 2 and 3. Basically these are the mesophyll cells, the palisade parenchyma and the spongy parenchyma. So let's go to the next question. एक बार यहाँ पे लीफ का क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं, and also we will see the guard cells, and we can see these are the palisade, spongy. इसके भीतर में this green we can see all these are the chloroplast, and chloroplast देखो they are rich with chloroplast, है ना, right. So they are very photosynthetically active ये जो cells है. और यहाँ पे guard cells के भीतर also we can see chloroplast present. देखो यहाँ पे zooming the, हम जूम करते हैं, राइट. वंस वी जूम दिस थिंग, साफ साफ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है ना, गार्ड सेल्स में. बट ये इतना फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं है जितना द मेसोफिल सेल्स आर. ओके, ऑलराइट. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार एनसीईआरटी में वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन. अगेन दिस इज फ्रॉम द लाइव प्रोसेस. फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन वो भी देखो लाइव प्रोसेस से. यहाँ पे व्हाट इज दे आस्किंग कि ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिलो, है ना. लेट्स ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिलो एंड नेम द केमिकल इंडिकेटेड एक्स. ये कौन सा केमिकल है दैट कैन एब्जॉर्ब द गैस व्हिच इज इवॉल्व्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना. तो व्हाट इज दैट थिंग, ये क्या है. देखो ये एक सो बेसिकली व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. Respiration byproduct is, we know carbon dioxide is a byproduct of respiration. Respiration में glucose is oxidized and the formation of carbon dioxide, water vapor or ATP, right. तो ये carbon dioxide is a byproduct of respiration. तो ये जो यहाँ पे जो केमिकल है, it absorbs carbon dioxide. It absorbs carbon dioxide. देखो यहाँ पे it absorbs CO2, right. तो ये जो केमिकल इट इज बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट के में आता है ना, एक एक्टिविटी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट आता है जहां पे वी प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, राइट. तो ये हो गया ऑप्शन बी विच इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. जल्दी से व्हाट इज दिस एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी वी कीप बेसिकली दोनों ऐसे बेल जार के अंदर वी कीप 2 पॉटेड प्लांट्स. बहुत ही जल्दी से वी विल डू दिस एक्टिविटी. अगेन इन माय क्लास वी गो ऑलवेज डीप, है ना, राइट. तो बहुत ही जल्दी से विल टॉक अबाउट दिस एक्टिविटी. आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स नो दिस थिंग. सो वी टेक बेसिकली 2 पॉटेड प्लांट, और 2 पॉटेड प्लांट में ऐसे ऐसे बेल जार वी कीप अ बेल जार. ओके, एंड दिस इज बेसिकली प्लांट नंबर 1 एंड ये हो गया प्लांट नंबर 2. प्लांट नंबर 2 में ऐसे देयर इज एक्चुअली अ प्लेट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना. और यहाँ पे स्टूडेंट साइड्स में इसको वी आर सीलिंग विद द वैक्स सो दैट बाहर से कोई भी गैसियस एक्सचेंज ना हो, राइट. वी एक्सपोज देम टू सनलाइट फॉर सम टाइम, वी एक्सपोज देम. अभी यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, वॉट एवर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट हेयर, है ना, पूरा के पूरा कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द KOH, है ना. तो यहाँ पे इन द ए और ये बी, सो ए में देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट क्योंकि यहाँ पे नथिंग इज एब्जॉर्बिंग. बी में ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो अभी क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे इन बी देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड. हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. उसके बाद देखो वी हैव वाटर,
राइट, एंड यहां से ग्लूकोज बनता है, राइट, एंड देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड आल्सो देखो यहाँ पे एटीपी भी बनता है, राइट। सो बेसिकली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज निकलता है, वाटर से ऑक्सीजन निकलता है बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, राइट। सो वी कॉल दिस द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जहां से देखो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज इन केल्विन साइकिल। सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल। तो यहाँ पे इन दिस सेटअप बी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसीलिए देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ग्लूकोज से ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च विच इज अ स्टोरेज फॉर्म, ये स्टार्च भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इन लीव्स वी विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ स्टार्च फॉर्मेशन। ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि वी नो के स्टार्च के साथ इफ यू रिएक्ट आयोडीन, इससे एक ब्लू कलर मिलता है ना। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो आयोडीन विल फॉर्म अ ब्लू कॉम्प्लेक्स, है ना। तो यहाँ पे लीव को लेके उसको अगर वी बॉयल इट, है ना, वी विल बॉयल इट विद अल्कोहल सो टू रिमूव द क्लोरोफिल, उसके बाद उसमें वी विल ऐड आयोडीन, और देखेंगे कि यहाँ पे देयर इज नो ब्लू कलर फॉर्मेशन, ओके। और यहाँ पे इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली वी विल सी के द लीव्स दे विल रिएक्ट विद द, इसमें स्टार्च है इसीलिए आयोडीन के साथ रिएक्ट करके दे विल फॉर्म द ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। So that is the whole experiment. So going back to, so यहाँ पे ultimately the answer is potassium hydroxide. Next question. Very interesting question from the chapter heredity. If a tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, है ना, tall pea plant के साथ एक pure dwarf pea plant का cross हो रहा है, okay? What percentage of F1 and F2 generation respectively will it be tall? है ना। तो क्वेश्चन को धीरे से एकदम बहुत और भी ध्यान से देखते हैं। सो इफ अ टॉल पी प्लांट, है ना, तो टॉल मींस इट इज अंडरस्टूड इट्स अ प्योर टॉल पी प्लांट, है ना, इज क्रॉस्ड विद अ प्योर डॉर्फ पी प्लांट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशंस रेस्पेक्टिवली विल बी टॉल। तो यहाँ पे सिर्फ टॉल को देखना है, राइट। तो जल्दी से लेट्स डू एन एक्सप्रेशन। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। तो देखो कैसे यहाँ पे टॉल के साथ डॉर्फ को वी आर क्रॉसिंग, तो यहाँ पे दिस इज द P1 जनरेशन, यहाँ पे F1 जनरेशन में 100% प्लांट विल बी टॉल, 100% प्लांट यहाँ पे टॉल हो जाएगा, राइट। अभी इसमें जब वी आर डूइंग सेल्फ क्रॉस, ओके, सो व्हेन वी आर डूइंग सेल्फ क्रॉस जल्दी से विल मेक द पनेट स्क्वायर, है ना, बहुत जल्दी से विल मेक अ पनेट स्क्वायर। सो नाउ वी हैव कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पे व्हेन वी आर क्रॉसिंग वी आर डूइंग अ सेल्फ क्रॉस, यहाँ से दो गैमेट होगा, यहाँ पे भी व्हेन वी आर डूइंग सेल्फ क्रॉस यहाँ पे भी दो गैमेट होगा, राइट, है ना। सो दिस इज द गैमेट्स वी आर क्रॉसिंग इट। So we have capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t, and small t, है ना। तो देखो यहाँ पे we have 25% of the plants pure tall, है ना, 50% plants heterozygous tall, और यहाँ पे 25% आर डॉट। तो बेसिकली टॉल को ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 75% प्लांट्स आर फिनोटिपिकली टॉल, है ना। तो फिनोटिपिक टॉल कितना हो गया, 75% टॉल, एंड फिनोटिपिक डॉर्फ हो गया 25%, है ना। सो ये हो गया F2 जनरेशन, राइट। सो इन F1 100% टॉल, इन F2 75% टॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऐसे दिखा रहा है कि F1 में वी हैव 100% टॉल, F2 में 75% टॉल, ओके, राइट। सो वी आर लुकिंग एट द फिनोटिपिक रेशियो इन द F2। यहाँ पे भी देखो वी आर लुकिंग एट द फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे F1 में हर प्लांट इज एक्चुअली टॉल, है ना, तो इट डजंट मैटर, है ना। फिनोटिपिक हर प्लांट इज बेसिकली दिस as this capital T small t genotype. All right. So this is Mendel's monohybrid cross. So now we move to the next question. Next question में देखो another activity based question. Observe the three figures
ऑब्जर्व द थ्री फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कह रहा है यहाँ पे? ट्रॉपिक मूवमेंट। व्हाट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट? अ ट्रॉपिक मूवमेंट इज टाइप ऑफ मूवमेंट, इट्स अ ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट। नंबर वन, ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट, जहां पे परमानेंट एक ग्रोथ होता है, राइट। वी हैव टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट, ट्रॉपिक होता है एंड नेस्टिक मूवमेंट होता है, right? Tropic and nastic movements. Nastic movements are non-growth movements. Nastic movements are rapid movements, but tropic growth based होता है। और ट्रॉपिक मूवमेंट में स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो मूवमेंट्स दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में द स्टिमुलस इज देयर, जैसे एक शूट इज कर्विंग टुवर्ड्स द सनलाइट, है ना, राइट। तो यहाँ पे ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि ये एक परमानेंट मूवमेंट है ना, एक बार ग्रोथ हो गया शूट का, शूट छोटा नहीं होता, राइट। तो ये एक परमानेंट मूवमेंट, द शूट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द लाइट, जहां पे भी लाइट का डायरेक्शन है ना। सो यहाँ पे इन द थ्री फिगर्स बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे कैसे होता है? जैसे अगर शूट इज phototropic, if you moving towards the light is a stimulus, phototropic movement, shoot is a positive phototropic movement, है ना। उसके बाद रूट इज अ जियोट्रॉपिक, यानी कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में। रूट इज अ हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, है ना, राइट। उसके बाद कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स, पोलन ट्यूब इज अ केमोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। पोलन ट्यूब जैसे, है ना, ओवरी के ओव्यूल के दिशा में इट इज मूविंग, राइट, इट्स अ केमोट्रॉपिक मूवमेंट्स। ओके, वी आल्सो हैव थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स लाइक टेंड्रिल्स, है ना, राइट। तो यहाँ पे ये तीनों फिगर को स्टडी करके वी हैव टू से कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, तो अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे शूट इज बेंडिंग टुवर्ड्स ग्रेविटी, ये ठीक नहीं है। शूट इज अ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, तो ये इट्स अ रॉन्ग थिंग। यहाँ पे रूट ठीक है, रूट इज बेंडिंग टुवर्ड्स ग्रेविटी, ये ठीक है, बिकॉज रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ओके, सेकंड वाला को स्टडी करते हैं। यहाँ पे ये ठीक है, द शूट इज मूविंग टुवर्ड्स द लाइट, है ना। तो यहाँ पे दिस इज अ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट वी कैन सी, बट यहाँ पे शूट को देखो, शूट इज ऑल्सो बेंडिंग अपवर्ड्स, तो ये गलत हो गया, क्योंकि शूट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, राइट, ये लाइट से दूर भागता है। अभी सी वाला को देखो, दिस इज राइट। सी में देखो, ये प्लांट को ऐसे वी हैव इसको इंक्लाइन कर दिया, राइट, है ना। वी हैव इंक्लाइंड अ पॉटेड प्लांट, राइट। सो वंस वी हैव इंक्लाइंड अ पॉटेड प्लांट, नाउ दिस शूट जो है, ये देखो कैसे इट विल कर्व and move towards the direction of light, है लाइट के दिशा में it will bend, so this is showing a positively phototropic। और रूट देखो, ये अपना जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर दिखा देगा कुछ दिन के बाद। रूट will bend towards the direction of gravity, positively geotropic, यहाँ पे positively phototropic। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन विल बी सी ओनली, है ना, ऑप्शन विल बी सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। सो डायग्राम यहाँ पे, द डायग्राम इट शोन बिलो, it depicts pollination, it depicts pollination, choose the option that will show a maximum variation in the offspring। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे A B C D they are showing different kinds of pollination। कौन सा will show maximum variation in the offspring? यहाँ पे पॉलिनेशन से, पॉलिनेशन के कारण जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा, किसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन? वेरिएशन कब होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेरिएशन कब होता है? व्हेन देयर इज टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, है ना, राइट। दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जब इन्वॉल्व होता है, वहां पे वेरिएशन ज्यादा होता है। जब एक ही प्लांट में हो रहा है, तो बेसिकली द आइडिया इज दैट वी हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, वी हैव सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड वी हैव क्रॉस pollination। So we have two kinds of pollination, self pollination and we have cross pollination। self pollination में एक ही फ्लावर, है ना, the pollination means एक ही फ्लावर का from the same flower, है ना, pollen is transferred to the female part, है ना। देखो यहाँ पे बहुत जल्दी से we will draw the female part, है ना, बहुत ही एक rough figure I will draw। सो ऐसे हो गया फीमेल पार्ट। यहाँ पे देखो, दिस इज द मेल पार्ट, है ना, दिस इज द मेल एंथर फिलामेंट। तो यहाँ से जब पोलन इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद यहाँ पे देखो द ओव्यूल इज देयर, तो इसको भी कॉल सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब अलग अलग सा फ्लावर या अलग अलग सा प्लांट। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ऑब्वियसली वेरिएशन ज्यादा होगा, है ना।
क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन ज्यादा। सो अभी यहाँ पे देखना है कि कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन, कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन। सो ऑब्वियसली ए इज एक की फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन, सो ए इज सेल्फ यानी कि वेरिएशन कम। बी इज ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन, सो दिस इज क्रॉस। सी को देखते हैं, अगेन यहाँ पे देखो सेल्फ, वेरिएशन कम। डी में अगेन वी हैव क्रॉस। सो अभी बी एंड डी आर बेसिकली द क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखते हैं, नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। So obviously B and D, है ना? तो the answer is B and D are the maximum variation, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन से we can see वेरिएशन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, assertion रीजन का क्वेश्चंस। सो assertion रीजन स्टूडेंट सबको पता है कि व्हाट इज दिस। assertion और रीजन पहले देखना है कि assertion और रीजन ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि नहीं, whether both the statements are true, है ना। उसके बाद देखना है कि ये जो रीजन है, इज इट अ राइट रीजन ऑफ द assertion स्टेटमेंट, है ना। तो जल्दी से विल सी व्हाट इज दिस। assertion is height of the pea plant is controlled efficiently. So height of the pea plant is controlled by efficiency of enzymes and is thus genetically controlled, है ना। फिर से इसको रिपीट करते हैं, हाइट पी प्लांट का जो हाइट है, हाइट ऑफ द पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड, यानी कि इसको अगर हिंदी में वी हैव टू इंटरप्रेट, इसका मतलब है कि ये जो पी प्लांट का हाइट बढ़ रहा है ना, तो ये क्यों हाइट बढ़ता है, बिकॉज ऑफ द एंजाइम एफिशिएंसी। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या करता है, दे कैरी आउट रिएक्शंस, है ना। एंजाइम के कारण बायोकेमिकल रिएक्शन सेल में बहुत जल्दी जल्दी होता है और इसके कारण प्लांट का हाइट इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो एंजाइम्स आर टेकिंग पार्ट इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, राइट। ये हो गया। तो हाइट ऑफ पी प्लांट इज कंट्रोल बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, है ना। जितना एंजाइम इफेक्टिव होगा उतना जल्दी हाइट होगा, राइट। एंड ये जो एंजाइम इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। अभी एक चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे वी हैव टू नो, देखो सेंटेंस में यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये एक चीज द सीबीसी वाला दे वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट के एंजाइम्स, all enzymes all enzymes are proteins, all enzymes are proteins। हर एंजाइम प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब एमिनो एसिड्स आर जॉइनिंग एंड फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड, है ना। प्रोटीन सबको पता है ना। तो हर एंजाइम प्रोटीन से बनता है। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, बट हर एंजाइम प्रोटीन होता है ना। ये कॉन्सेप्ट यू नीड टू नो। अभी देखो, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, राइट। इट इज सेइंग कि एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स के ऊपर हाइट होता है और ये एंजाइम्स इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। अभी देखते हैं रीजन, देखते हैं। तो ये जो असर्शन इट इज ट्रू, ये सही है। प्लांट का बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय एंजाइम्स, है ना, और ये एंजाइम्स आर एक्चुअली जेनेटिकली कंट्रोल्ड, है ना, राइट। क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन कहाँ पे होता है, प्रोटीन का कोडिंग होता है डीएनए में। ओके, डीएनए में, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डॉगमा। डीएनए में जीन होता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। इट इज हैपनिंग इन द न्यूक्लियस। देखो, दिस इज द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से हमारे निकल के प्रोटीन बनता है इन द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। इसको भी कॉल सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा, है ना। डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन बेसिकली इज बीइंग फॉर्म फ्रॉम द जेनेटिकली कंट्रोल, है ना। वी कैन से प्रोटीन इज जेनेटिकली कंट्रोल। तो अगर रीजन में ये सब कुछ है, ये प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए या ऐसा कुछ अगर रीजन में लिखा है, तब ये रीजन इज सही और ये रीजन इज द राइट रीजन, राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो देखते हैं रीजन क्या है कि सेलुलर डीएनए, देखो यहाँ पे सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन अ सेल, है ना। cellular dna is the information for making protein in a cell, तो है ना। तो पहले assertion में लिख रहा है कि प्लांट हाइट इज कंट्रोल बाय एंजाइम्स और ये एंजाइम्स आर एक्चुअली कंट्रोल बाय जेनेटिकली कंट्रोल, है ना, जीन से कंट्रोल होता है। अभी सेकंड में उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये जो सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। सो वी कैन से कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक देखो assertion रीजन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हैं व्हाट इज इट सेइंग। सो इट इज सेइंग कि assertion इज एम्फीबियंस
जैसे फ्रॉग, ओके, एम्फीबियंस जो बोथ दे कैन स्टे इन वाटर एंड इन द लैंड है ना, एम्फीबियंस है ना। तो एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों एम्फीबियंस का ऐसे 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है? उसमें 2 ऑरिकल रहता है ऊपर में, और नीचे पे एक वेंट्रिकल होता है। वन राइट ऑरिकल डील्स विद द deoxygenated blood DO2, लेफ्ट ऑरिकल डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहाँ पे एक सिंगल वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता है। सो दे आर 3 चेम्बर्ड हार्ट है ना। सो एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? व्हाई दे कैन टॉलरेट? क्योंकि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसका मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि उसका बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन आउटसाइड टेम्परेचर। आउटसाइड का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, बाहर का तापमान जितना होगा उसके ऊपर बॉडी का तापमान चेंज होगा। क्लियर? वी आर वार्म ब्लडेड। हिमालय में चला जाओ, माउंट एवरेस्ट जहां पे -50, फिर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस है ना, क्योंकि वी आर वार्म ब्लडेड है ना। तो हमारे बॉडी में मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज नॉट अलाउड। We want fresh oxygen in our tissues so that we can oxidize glucose and we can get maximum ATP. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी चाहिए हमको। ये एटीपी क्यों जरूरत है? टू कीप अस वार्म, टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर एट 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस है ना। बाहर का टेम्परेचर जो भी है, बट यहाँ पे फ्रॉग में ऐसा नहीं है, एम्फीबियंस में ऐसा नहीं है, दे आर एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड है ना। तो यहाँ पे ब्लड मिक्सिंग होता है ऑक्सीडेंट डीऑक्सीडेंट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, assertion is right। अब देखते हैं रीजन, इज द रीजन ट्रू? रीजन क्या कह रहा है? एम्फीबियंस आर एनिमल्स विथ 2 चेम्बर्ड हार्ट। अभी देखो एक बार रीजन अगर गलत है, ये तो गलत है। एम्फीबियंस को 3 चेम्बर होता है ना, पाइसेस जो फिशेस का 2 चेम्बर होता है ना, जिसको कहते हैं वीनस हार्ट, राइट? वीनस हार्ट कहते हैं फिशेस में, बट एम्फीबियंस में तो 3 चेम्बर। अभी देखो मैं बताया। तो अगर रीजन गलत है तो ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि रीजन अगर गलत है तो रीजन ही गलत, तब गलत रीजन कांट बी एन एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन है ना। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट द रीजन आर इज फॉल्स। यहाँ पे वी विल बात को यहाँ पे खत्म कर देंगे, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे कैसे एम्फीबियंस का 3 चेम्बर्ड हार्ट है ना। यहाँ पे मिक्सिंग इज टेकिंग प्लेस। दिस इज द राइट एट्रियम जहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम जहाँ पे ऑक्सीडेटेड, और देखो यहाँ पे वेंट्रिकल में कैसे मिक्सिंग हो जाता है। ओके, राइट? ओके, सेक्शन बी, सेक्शन ए हो गया। अभी सेक्शन बी जहाँ पे 2 मार्क्स। व्हाट आर दे सेइंग? हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट? बीटिंग ऑफ हार्ट है ना, डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है? गरम एक प्लेट है ना, उसमें जैसे ही हाथ डाल दिया, अचानक विदाउट इवन आवर वॉलेंट्री नॉलेज हाथ ऐसे हटा देगा। सो राइट, सो इवन विदाउट आवर कॉन्शियस थिंकिंग, जैसे ही गरम प्लेट में हाथ दे दिया तो हाथ को ऐसे हटा देंगे है ना। दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। अभी रिफ्लेक्स एक्शंस, मेजॉरिटी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, मेजॉरिटी। कुछ कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जैसे क्रेनियल रिफ्लेक्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। जैसे आंख में, एवरीथिंग इन द स्कल है ना, पार्ट जो भी है, आंख, नोज या लिप्स है ना, टंग, इसका जो रिफ्लेक्स इट इज कंट्रोल्ड बाय क्रेनियल रिफ्लेक्स। सो 2 काइंड ऑफ रिफ्लेक्सेस, थोड़ा अगेन इन माय क्लास वी ऑलवेज गो डीप है ना। So 2 kind of reflex action. We have cranial reflexes and majority of them are spinal reflexes. ये spinal reflexes देखो, कोई भी under the face है ना, ये हेड के नीचे कोई भी एनीथिंग बिलो द एब्डोमेन पार्ट है ना, थोरैक्स एब्डोमेन पार्ट, सब कुछ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है ना, राइट? तो मेजॉरिटी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। यानी कि हाथ को जन वी आर टचिंग ऑन अ हॉट प्लेट, ये स्पाइनल रिफ्लेक्स। अगर गलती से हमारे जो लेग है वो एक नेल में, वी स्टेप ऑन अ नेल है ना, जल्दी से देखो पैर को हटा लेते, दैट इज अ स्पाइनल रिफ्लेक्स ऑल्सो, राइट है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रैपिड होता है ना। रिफ्लेक्स एक्शन हेल्प्स अस इन सर्वाइवल है ना। ऑल द टाइम तो नहीं होता ना रिफ्लेक्स एक्शन, जब जरूरत पड़ता है तब होता है ना। बट रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, राइट? वी डोंट कंट्रोल इट। हार्ट बीटिंग, ये भी देखो इनवॉलंटरी है। हार्ट बीट हर वक्त होता है। व्हेन द बेबी इज इन द फीटल स्टेज है ना, एकदम अर्ली स्टेज से हार्ट बीट शुरू हो जाता है, ये चलता है टिल वी डाई।
तो हार्ट बीट इज नॉट रैपिड, रैपिड होता है ना जब देखो वी आर चेज बाय अ पागल कुत्ता, तब हार्ट बीट रैपिड होता है ना। सो हार्ट बीट रैपिड होता है ऑन बेस्ड ऑन सिचुएशन, है ना, हर वक्त नहीं होता है, राइट। बट रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑलवेज रैपिड। अगर रिफ्लेक्स स्लो हो गया तब कोई फायदा नहीं है। अगर हॉट प्लेट में हाथ रख दिया, उसके बाद हम सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, 1 मिनट निकल गया ना, उसके बाद अरे बाबा हाथ जल जा रहा है, तब कोई फायदा नहीं होगा, तब तक हाथ पूरा जल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्ट्स अस, रिफ्लेक्स एक्शन इज फॉर सर्वाइवल, है ना। तो वो झट से होता है, इट इज रैपिड, है ना। तो अभी देखते हैं व्हाट आर द बेसिकली, so how is the mode of action of beating of the heart different from reflex action? Give 4 examples. देखते हैं what are the 4 examples. So 4 examples में first example is both are involuntary, both of them are involuntary actions. Involuntary actions, beating of heart. Involuntary actions are actions which are not controlled by our will, है ना, ये हमारे will के ऊपर नहीं है, right. Reflex actions are a sudden action in response to something. It's a sudden action in response to something. तो अभी I said, नेक्स्ट, वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस टू वर्क। कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए हार्ट बीट के लिए कि कोई स्टिमुलस होगा उसके बाद हार्ट चलने चलने लगेगा, ऐसा होगा तो नहीं होता है, राइट, है ना। हार्ट ऑलवेज चलता है, कोई स्टिमुलस का जरूरत नहीं। पर यहाँ पे दे रिक्वायर अ स्टिमुलस, है ना, जैसे हॉट प्लेट, जैसे वी आर पुटिंग ऑन हैंड ऑन अ नेल, है ना, राइट, है ना, ओके। उसके बाद जो आंख में देखो बहुत एक वेरी ब्राइट लाइट जैसे ही इज शोन ऑन द आईज, वी विल क्लोज आवर आईज, पीपल बंद हो जाएगा, ये भी एक रिफ्लेक्स है, इट्स अगेन अ क्रेनियल रिफ्लेक्स, क्योंकि ये हेड में हो रहा है ना। These actions are regulated by brain. These actions are regulated. ये जो हार्ट बीट होता है ना, it is controlled by the brain. It is controlled by the medulla of the brain. Okay, right? Medulla oblongata. It controls all the involuntary actions. Okay, the brain का main control है. These actions are regulated by the spinal cord. अभी यहाँ पे जो statement ये it's not a 100% true statement है. अभी देखो I said के her reflex action is not controlled by the spinal cord. We also have cranial reflexes. So we can say majority of these actions are regulated by the spinal cord. ऐसे हम कह सकते हैं. Okay, right? They do not involve skeletal muscles. अभी अभी हार्ट बीट जो होता है ना, यहाँ पे कोई मसल, हार्ट बीट इज बेसिकली इट्स अ कार्डियक मसल, है ना। हार्ट में जो मसल है व्हाट वी कॉल कार्डियक सेल्स, कार्डियक मसल्स, ओके। सो दे डोंट रिक्वायर द स्केलेटल मसल्स, है ना, जैसे बाइसेप ट्राइसेप, दीज आर ऑल स्केलेटल मसल्स, है ना। बट यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शंस दे इन्वॉल्व स्केलेटल मसल्स, है ना। रिफ्लेक्स एक्शंस देखो हमारे जैसे हाथ को हटा रहे हैं ना, ये जो हाथ में मसल्स आर स्केलेटल मसल्स, सो रिफ्लेक्स एक्शंस इन्वॉल्व स्केलेटल मसल्स, ओके। These actions are performed throughout one's life. हर वक्त चलता है हार्ट, है ना। Reflex action, these actions are produced in response to an event of an emergency, है ना, to an event of an emergency, जब emergency होता है ना तब होता है। Next, this action may be slow or quick. ये quick हो सकता है, ये slow हो सकता है। हार्ट देखो नॉर्मल टाइम में, रेस्टिंग टाइम में हार्ट बहुत ही धीरे धीरे चलता है, ओके, राइट, है ना। जब देखो when we are excited, when we are running, है ना, कोई भी डेंजर आ गया तब हार्ट बीट ज्यादा होता है, ओके। रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑलवेज क्विक, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन कभी भी स्लो नहीं हो सकता, ओके। तो यहाँ पे देखो वी हैव 1 2 3 4 5 6, है ना। सो वी हैव टू गिव 4, इसमें कोई भी 4 वी कैन एक्चुअली गिव, इससे हमको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड, gallbladder are removed are recommended to eat less oily food. Why? जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। क्यों गॉल ब्लैडर रिमूव होने से लेस ऑयली फूड? गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? देखो लिवर में बाइल होता है, राइट। सो वी हैव बाइल प्रोडक्शन इन द लिवर, सो लिवर इज मेकिंग बाइल। ये बाइल आके गॉल ब्लैडर जीबी पे इट इज टेम्पोररीली इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। उसके बाद जब भी देखो इन द ड्यूडेनम, whenever in the duodenum which is the first part of the small intestine, वहां पे जब भी देखो फूड इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक, है ना, ये बाइल का सिक्रीशन होता है ना फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। दिस बाइल गोज एंड वॉट एवर फैट वी हैव, राइट, इट इज इमल्सिफाइड, सो फैट्स are converted to emulsified fat। क्या होता है? फैट आर कन्वर्टेड टू इमांसिफाइड फैट, यानी कि फैट का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है।
फैट ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, बिग बिग मॉलिक्यूल्स और फैट, ओके, बिग 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 चंक्स है ना, इसको ऐसे छोटे 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 स्मॉल पाउडरी फॉर्म इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है, ओके। बाइल इज बेसिकली मेड अप ऑफ बाइल सॉल्ट्स, ओके, सोडियम ग्लूकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ओके। ये जो सॉल्ट उसमें बाइकार्बोनेट भी होता है, ओके। तो दीज सॉल्ट्स दे, सो बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बाइल विल कन्वर्ट द फिजिकल नेचर ऑफ फैट इनटू स्मॉल स्मॉल पाउडरी फॉर्म, सो दैट पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियास का जो एंजाइम है उसमें जो लाइपेज है, और इंटेस्टिनल लाइपेज, इसका काम आसान हो जाता है, ओके। सो नाउ दिस पाउडरी फॉर्म ऑफ फैट, ओके, दिस पाउडरी फॉर्म ऑफ फैट, दे हैव अ बिगर सरफेस एरिया, so now the lipase, the pancreatic lipase and the intestinal lipase, they can easily digest this emulsified fat, है। ये फैट का जॉब है, ये सॉरी ये बाइल का जॉब है। अभी सोचो जिसका गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड, गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड, तो अभी क्या हो रहा है, ठीक से देखो, द बाइल इज नॉट कमिंग टू ड्यूडेनम, बाइल का बाइल इज नॉट प्रॉपरली कमिंग टू द ड्यूडेनम, बाइल इज नॉट डूइंग द इमल्सिफिकेशन। अभी फैट ऐसे बड़े 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 चंक में हो गया है ना, बिग बिग चंक्स ऑफ फैट्स आर देयर ऑलवेज, ओके, राइट, बिकॉज बाइल इज नॉट प्रॉपरली कमिंग, है ना। तो इससे क्या होता है कि लाइपेज ठीक से काम नहीं कर सकता, सो फैट डाइजेशन इज इफेक्टेड, है ना। तो इसीलिए जिसका गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड उसको डॉक्टर, है ना, कहता है, डॉक्टर डज नॉट रिकमेंड टू यूज ऑयली, ईट ऑयली फूड, क्योंकि ऑयली फूड मीन्स हैविंग लॉट्स ऑफ फैट्स, है ना, ऑयली फूड में बहुत फैट होता है, ओके। तो जिसका गॉल बाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर वो ज्यादा फैट खाएगा तब क्या हो जाएगा, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, राइट, पेट खराब हो जाएगा, दिस पर्सन विल बिकम सिक। सो गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यहाँ पे एक मार्क्स मिल गया। इन द एब्सेंस ऑफ द स्टोर्ड बाइल, इमल्सिफिकेशन विल बी नेग्लिजिबल, ठीक से नहीं होगा, इमल्सिफिकेशन विल बी अफेक्टेड, है ना, thus fat digestion will slow down, hence there are such diet restrictions। इसीलिए डॉक्टर्स कहता है कि जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है उसको फैटी फूड से दूर रहना है, ओके। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वी गो टू, तो देखो यहाँ पे कैसे, दिस इज द लिवर, है ना, लिवर इज एक्चुअली अ डार्क ब्राउन इन कलर, और देखो यहाँ पे कैसे गॉल ब्लैडर नीचे है ना, राइट, यहाँ पे देयर इज अ टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ बाइल, है ना, और देखो यहाँ पे कैसे स्टोमक, दिस इज द लिवर, दिस इज द गॉल ब्लैडर, दिस इज द ड्यूडेनम। तो ये गॉल ब्लैडर से द डक्ट, है ना, द कॉमन बाइल डक्ट, देखो यहाँ पे लिवर के भीतर भी हेपेटिक डक्ट, है ना, हेपेटिक मींस लिवर, है ना, लिवर से बाइल से निकल गया कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट कैसे एंटर हो रहा है, यहाँ पे ड्यूडेनम पे, जहाँ पे दिस एक्शन ऑफ बाइल इज टेकिंग प्लेस, द इमल्सिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस इन द ड्यूडेनम। और यहाँ पे देखो और एक पिक्चर ऑफ फैट, ये फैट केमिकली, व्हाट इज द नेचर ऑफ फैट, व्हाट इज दिस फैट कॉल्ड, इट्स कॉल्ड ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। यहाँ पे देखो एक ग्लिसरॉल बैकबोन होता है और यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स आर देयर, है ना, तो इसको हम कहते हैं ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। जैसे ही देखो इसका हाइड्रोलिसिस यानी कि लाइपेज से इसका जब डाइजेशन होता है, राइट, कैसे देखो दिस इज ब्रोकन डाउन, सो फैट इज बेसिकली ब्रोकन डाउन इनटू सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स, ओके, है ना। सो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में फैट इज ब्रोकन डाउन, सो दैट इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये कहाँ पे होता है कंप्लीट डाइजेशन, वी सी इन द इंटेस्टाइन, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वी सी फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इनटू फ्रॉम फैट टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये कब होता है, व्हेन फैट इज इमल्सिफाइड, फैट जब इमल्सिफाइड फॉर्म में रहता है ना, तभी देखो लाइपेज कैन कैरी आउट दिस डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द substances other than water that are reabsorbed during urine formation। पानी के अलावा नेम अदर सब्सटेंसेस दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में व्हाट डू वी सी, जल्दी से देखो यहाँ पे, लेट्स गो हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, है ना, देखो यहाँ पे किडनी, राइट, ये हो गया किडनी, ईच किडनी में देर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, है ना, नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन, राइट, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन में दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ये बोमेन्स कैप्सूल में वी हैव द टफ्ट ऑफ कैपिलरी जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, है ना, और ये ग्लोमेरुलस में देखो यहाँ पे दिस फिल्ट्रेट इज फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आ रहा है ना, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड द नेफ्रिक, नेफ्रिक फिल्ट्रेट,
या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी इसको कहते हैं ना। ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, पानी होता है, इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड्स होता है ना, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और क्या होता है, आयंस होता है ना। ये सब कुछ चीज आर नाउ गोइंग टू द टिब्यूल्स, है ना। वी हैव द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उसके बाद वी हैव हेनलीज लूप ऑफ हेनली, उसके बाद वी हैव डिस्टल डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो यहाँ पे देखो स्पॉन्टेनियसली रीअब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस, है ना, राइट। यहाँ पे ये सब एसेंशियल आइटम्स है ना, पानी, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, आयन, है ना, बॉडी रियलाइसिस के देखो यहाँ पे इतना फोर्स रहता है ना, तो ये सब नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ये सब सारे चीज इंपॉर्टेंट चीज निकल जाता है ना, तो बॉडी अगेन रीअब्सॉर्ब्स देम, है ना। सो वी कॉल देम द, so basically the different parts of urine formation, first step is glomerular filtration, second step is tubular reabsorption, third step is tubular secretion, है ना। तो ऐसे 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 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स होता है यूरिन फॉर्मेशन का, राइट, है ना। तो तो पीसीटी में इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इन द डीसीटी, है ना, देयर इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के टाइम में वाटर के साथ साथ एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, आयंस, दे आर ऑल रीअब्सॉर्ब्ड, ओके। एक चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड, नेफ्रिक फिल्ट्रेट का वॉल्यूम होता है ऑलमोस्ट 180 लीटर्स, है ना। नेफ्रिक फिल्ट्रेट का पर डे दोनों किडनी मिला के 180 लीटर्स, 180 लीटर्स इज द नेफ्रिक फिल्ट्रेट वॉल्यूम। फाइनली इन होल डे हमारे यूरिन आउटपुट कितना होता है, our urine output is 2 liters, यानी कि 178 liters are reabsorbed. Can you imagine 178 liters of are reabsorbed back in the body? सिर्फ यूरिन आउटपुट होता है 2 liters. In my class students we will always study extra, है ना। तो इसीलिए देखो कितने सारे नॉलेज, the idea is not just solving CBSE question papers, the idea is to gain concepts, है ना, so that students can crack the NEET in the future, है ना, right। तो इसीलिए join my classes to get extra information, okay। Anyway, so now we know this कि nephric filtered में we have amino acids, we have glucose, all these are there. So क्या होता है यहाँ पे, glucose, amino acids, salts, okay, they are also reabsorbed along with water, okay, right, है ना, they are selectively reabsorbed as urine flows along the tubes, है ना। अभी देखो, so what is saying, what are the two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed in the kidney? What are the two parameters, कौन what are the two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed in the kidney? क्या parameters? ये चीज देखो, हमारे बॉडी में कितना पानी है उसके ऊपर डिपेंड होता है ना। अगर बॉडी हैज लॉट ऑफ वाटर, अगर बॉडी में बहुत पानी है, तब द ट्यूबुलर, ये जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पानी बहुत कम होगा, राइट। बॉडी हैज लॉट ऑफ वाटर, सो बॉडी विल गेट रीड ऑफ द वाटर, है ना, तब देखो यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा होगा। अगर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, बॉडी में पानी कम है, तब देखो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, राइट। एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन अन हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वी आल्सो कॉल वैसोप्रेसिन, ओके। सो वी कॉल दिस एज द एडीएच, which is released from the posterior pituitary gland. ये ADH आके it binds kidney, जब body में body is in a dehydrated state, ADH is secreted, okay, from the pituitary, it comes and binds to the kidney, especially it binds to the distal convoluted tubule, है ना, also to the collecting duct। वहां पे देखो it causes the absorption of water, क्योंकि body is in a dehydrated state and body will not allow too much of water to come out, है ना, body allow नहीं करेगा कि ज्यादा पानी निकल जाए। अगर body is having lot of water, सोच लो कि बहुत पानी पी लिया हम, है ना, 4 लीटर पानी पी लिया, तब देखो एडीएच का सिक्रीशन नहीं होगा, तब बॉडी विल अलाउ द रिलीज ऑफ मोर वाटर, तब देखो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, वेरी नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो व्हाट इज सेइंग, द वाटर इज बेसिकली रीअब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है उसके ऊपर रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड्स होता है, एंड हाउ मच डिसॉल्व वेस्ट देयर इज टू एक्सक्रीट, है ना, कितना डिसॉल्व वेस्ट इज देयर टू एक्सक्रीट, इसके ऊपर, है ना, डिसॉल्व वेस्ट। अगर there is lot of waste has to be excreted out of the body, है ना। if there is lot of nitrogenous waste like creatinine, है ना, तब देखो that needs to be excreted out of the body, क्योंकि waste हमारे body में रहेगा तो it will lead to organ damage, है ना। if we have a high amount of nitrogen in the blood, if you have high amount of nitrogenous waste, है ना, creatinine ज्यादा है ना, इसलिए देखो किडनी का टेस्ट होता है, वी लुक एट द ब्लड क्रिएटिनिन लेवल, है ना। अगर क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है तो किडनी का प्रॉब्लम है, बिकॉज वी शुड नॉट हैव टू मच ऑफ क्रिएटिनिन इन द बॉडी। क्रिएटिनिन इज समथिंग अ वेस्ट, उसको बॉडी के बाहर निकलना है, राइट। सो दैट्स कॉल्ड द डिसॉल्व वेस्ट, ओके। इसको वी आल्सो हैव अ स्कोर मिलता है ना डायग्नोस्टिक लैब में, जिसको कहते हैं बन स्कोर, दैट मींस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, है ना।
ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन कितना है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ब्लड बाउंस स्कोर शुड बी लेस, राइट, आवर ब्लड शुड नॉट हैव दीज काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट वी कम टू द सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेक्शन बी में वी हैव 2 मार्क्स का क्वेश्चन। So what do we have? A lot of waste is generated in the neighborhood. Neighborhood में बहुत waste generate हो गया. However, almost all of it is biodegradable. Biodegradable का मतलब, अर्थात biodegradable मतलब, इसका मतलब microorganisms they can decompose them. These are natural waste, जैसे केले का छिलका, जैसे एप्पल पील्स, है ना, जैसे कोई भी वेजिटेबल थिंग्स, कोई भी यूरिन, कोई भी anything which is biological, है ना. So biological waste can be easily decomposed by the microbes and they are converted to harmless thing. इसको we call biodegradable, है ना. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब प्लास्टिक, ग्लास, एल्यूमिनियम कैन, ये सब हो गया मैनमेड थिंग्स, हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, राइट. तो अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन बोल रहा है कि लॉट ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द नेबरहुड, हाउएवर ऑल ऑफ इट इज बायोडिग्रेडेबल. बहुत खुशी का बात है, बायोडिग्रेडेबल. व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ? बहुत बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट हो गया, उसको ऐसे खुल्लाम खुल्लाम रास्ता में हम छोड़ दिया, है ना, वी आर डंपिंग ऑल दिस थिंग, इज अ गुड थिंग. बायोडिग्रेडेबल का मतलब, है ना, कोई भी गंदगी नहीं होगा, ये रॉन्ग है. जस्ट बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल इट डजंट मीन ये वेस्ट ही होता है ना. अगर सोचो कि वी आर एक्चुअली पॉल्यूटिंग ऑल आवर स्ट्रीट्स एंड ऑल आवर नेबरहुड विद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना, इससे हम सोच रहे हैं कि चलो बायोडिग्रेडेबल है ये तो अपनी माइक्रोज विल टेक केयर ऑफ दैट, है ना, डिकम्पोजर्स तो इसका, हाँ, माइक्रोज विल टेक केयर. बट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है, देयर इज लॉट ऑफ बदबू होगा ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, व्हेन द बैक्टीरिया विल डिकम्पोज, है ना, बहुत बदबू होगा, पंजेंट स्मेल निकलेगा. ये पंजेंट स्मेल से बहुत आदमी का, बहुत लॉट ऑफ पीपल उसका, दे कैन हैव प्रॉब्लम्स, है ना, राइट. सो स्मेल विल बी अ प्रॉब्लम. नंबर 2, इट विल बी अ हैजर्ड, अ हेल्थ हैजर्ड, क्योंकि यहाँ पे मच्छर होगा, लॉट ऑफ डिजीजेस कैन टेक प्लेस, राइट. लॉट ऑफ, देखो यहाँ पे फ्लाइज विल कम एंड सिट, ओके, दे विल टेक, है ना, सोचो कि देयर इज एक्सक्रीटा, है ना, देयर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, इट्स आल्सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना. तो उसमें देखो कितने सारे, देयर कैन बी सो मेनी डिजीज ऑन दैट, है ना. सो मच्छर वहां से लेके हमारे खाने में बैठेगा, राइट. सो इट कैन बी अ हेल्थ हैजर्ड. सो जस्ट बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल इसका मतलब नहीं है कि इसको खुल्लाम खुल्लाम छोड़ दो, राइट, दैट इज नॉट राइट थिंग, है ना. सो एक्सेस जनरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी हार्मफुल. कैसे? इट्स डिकम्पोजिशन इज स्लो. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल डिकम्पोजिशन, ओके, लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेल, यानी कि गंदा स्मेल, है ना, एंड गैसेस, राइट. उसके बाद ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ जर्म्स, ब्रीदिंग ग्राउंड ऑफ जर्म्स होगा, मॉस्किटोज होगा, क्रिएट अनहाइजीनिक कंडीशन, यहाँ से देखो बहुत सारे डिजीजेस स्प्रेड होगा, कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओके, है ना. सो दैट इज व्हाट विल टेक प्लेस. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कम टू सेक्शन सी, जहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ओके. तो ये क्वेश्चन देखो, लाइफ प्रोसेस, एक बार लेट्स गो बैक, देखते हैं. देखो पहले यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था, राइट, एंड ऑल्सो देखो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन था, वो जो द होल किडनी थिंग, राइट, है ना, यहाँ पे भी टॉक्ट अबाउट. यहाँ पे देखो लाइफ प्रोसेस का, तो कितने सारे क्वेश्चन देखो लाइफ प्रोसेस से आ रहा है, राइट, है ना. है ना, लाइफ प्रोसेस देखो यहाँ पे आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट टेलिंग द चैप्टर्स, ओके. Section C में we have, first question is from life process. Let's see what the question is asking. The leaves of a plant, leaves of a plant were covered with aluminum foil. How would it affect the physiology of the plant? अभी plant का जो leaf है, तो leaf is, ये हो गया leaf, and leaf is covered by a aluminum foil, है ना. ऐसे देखो foil से उसको cover कर दिया, right, है ना. तो जैसे we are covering with foil, what are we giving? First thing sunlight नहीं मिल रहा है. सनलाइट नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, राइट, है ना. ओके, सो नो ग्लूकोज फॉर्मेशन, है ना, तो यहाँ पे ग्लूकोज प्रोडक्शन नहीं होगा, राइट. नो ग्लूकोज का मतलब देखो, ग्लूकोज अगर नहीं होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस, ओके, राइट. उसके बाद देखो यहाँ पे स्टोमेटा भी क्लोज हो गया, टोमेटा भी क्लोज हो गया, सो यहाँ पे ऑक्सीजन का एंट्री नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कमिंग आउट, ओके, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट टेकिंग प्लेस. सो नो फोटोसिंथेसिस विल ऑकर, नो ग्लूकोज विल बी मेड, सो नो रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस. अगर ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, है ना, उसको तोड़ के एटीपी का जनरेशन नहीं होगा. प्लांट्स विल नॉट बी यूजिंग दिस ग्लूकोज, है ना, राइट. ग्लूकोज को अगर नहीं तोड़ेंगे, अगर प्लांट्स में ग्लूकोज नहीं होगा तो प्लांट्स का मेटाबॉलिक रिएक्शंस विल नॉट टेक प्लेस, ओके. सो नो ऑक्सीजन विल बी टेकन इन ऑल्सो, क्योंकि स्टोमेटा बंद हो गया, राइट. देखो अभी क्या हो गया, तो यहाँ पे कोई रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है. अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा ना,
नो सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू कम एंड ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, है ना, सो नो ऑक्सीजन विल बी टेकन इन, ओके। उसके बाद देखो ऑल्सो वी आर सीइंग नो ट्रांसपीरेशन विल टेक प्लेस, क्योंकि स्टोमाटा ब्लॉक हो गया है, एल्यूमिनियम फॉयल से ब्लॉक हो गया है, सो देयर विल बी नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये भी नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस फ्रॉम द स्टोमाटा, ओके, सो देयर इज नो ट्रांसपीरेशनल पुल। अगर ट्रांसपीरेशन पुल इज द मेजर कॉज ऑफ वाटर मूवमेंट इन प्लांट, स्पेशली इन टॉल ट्रीज, है ना, तो देयर विल बी नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, there will be no upward movement of water, okay, और minerals। तो देखो इसको थोड़ा सा, okay, so no transpiration will take place, so no upward movement of water, and we will see from the soil, as there will be no transpiration pull, temperature regulation of the leaf surface will be affected। अगर लीफ से देखो, लीफ सर्फेस से कॉन्स्टेंटली ये जो इवेपोरेशन होता है ना, ये जो ट्रांसपीरेशन होता है, दिस ट्रांसपीरेशन कीप द लीफ सर्फेस कूल, ट्रांसपीरेशन बंद हो गया, सो टेम्परेचर रेगुलेशन ऑन द लीफ सरफेस विल आल्सो बी अफेक्टेड, है ना। तो कितने सारे प्रॉब्लम हो गया, एक हो गया, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो सनलाइट, है ना, नो ग्लूकोज, नो ऑक्सीजन विल बी टेकन इन क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद ट्रांसपीरेशन बंद हो जाएगा, राइट, स्टोमाटा ब्लॉकेज हो गया है, ट्रांसपीरेशन पुल बंद हो जाएगा, एसेंट ऑफ सैप जो होता है जाइलम से वो बंद हो जाएगा, टेम्परेचर रेगुलेशन में प्रॉब्लम होगा। तो इतने सारे प्रॉब्लम विल टेक प्लेस व्हेन यू एक्चुअली कवर द लीफ विथ अ एल्यूमिनियम फॉयल। अभी देखो इसका साथ एक और है, और क्वेश्चन में क्या है, हाउ इज लिम्फ एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ का क्या जॉब है, हाउ इज लिम्फ, राइट, ये जो लिम्फ होता है ना हमारे, देखो ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड देयर इज आल्सो लिम्फेटिक सिस्टम, है ना, इन पैरेलल विद द ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो ये लिम्फ एज एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इफ लिम्फेटिक वेसल्स गेट ब्लॉक्ड हाउ वुड इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, इलैबोरेट। तो बिफोर गोइंग टू द आंसर, जल्दी से, लिम्फ क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फ। देखो हमारे जो कैपिलरीज होता है ना, कैपिलरीज जो होता है, राइट, कैपिलरीज में लिम्फ वेसल्स होता है, राइट, सो कैपिलरीज से जो भी देखो वॉट एवर द प्लाज्मा कम्स आउट थ्रू द कैपिलरीज, ओके, राइट, दैट फॉर्म्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, देयर आर सम एमिनो एसिड्स होता है, कुछ ग्लूकोज होता है, ओके, सम न्यूट्रिएंट्स आर देयर, पानी होता है। दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको हम कहते हैं ईसीएफ, इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना, जो हमारे टिश्यूज के बीच में रहता है ना। तो ये जो चीज होता है, तो इसको एक बार लेट्स लुक एट द पिक्चर्स, तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद विल लुक एट द आंसर। तो देखो यहाँ पे दिस इज बेसिकली, दिस इज हियर वी हैव द, दिस इज बेसिकली देखो कैपिलरीज, यहाँ पे आर्टीरियोल्स आर कमिंग, इट इज फॉर्मिंग कैपिलरीज, है ना, दिस इज द कैपिलरी बेड, यहाँ पे देखो वेन्यूल्स और यहाँ पे वेन फॉर्म हो रहा है। तो दीज ग्रीन थिंग्स यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ ये जो ग्रीन कलर का ना, ये हरा कलर का, दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स। कैसे देखो यहाँ पे, कैसे व्हेन द ब्लड इज कमिंग हेयर, स्टूडेंट्स, कैसे दिस ब्लड से प्लाज्मा निकल के इट इज फॉर्मिंग द interstitial fluid, we can also call it the ECF, extracellular fluid, okay। तो इस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में देयर आर लॉट ऑफ प्रोटीन्स, है ना, छोटे छोटे प्रोटीन, नॉट बिग बिग प्रोटीन्स, है ना, यहाँ पे आरबीसी नहीं होता है ना, आरबीसी डजंट एस्केप द कैपिलरी बेड, है ना। तो लॉट ऑफ प्लाज्मा इज देयर, है ना, देयर इज लॉट ऑफ इंटरस्टिशियल, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ पे प्रोटीन होता है। तो ये सब कुछ अभी लिम्फ कलेक्ट्स दोस, इसको वेस्ट नहीं होना देता। lymph vessels will collect these kind of interstitial fluid जिसमें all these proteins are there, all these important nutrients are there, और उसको देखो कैसे lymph will carry and dump it back into the vena cava, it will dump it back into the blood vascular system, फिर से देखो हार्ट में एंट्री हो जाएगा। so lymph is basically garbage collecting, it is collecting all the useful things and it is returning back to the blood vascular system। ये हो गया एक lymph का रोल, ओके। ऑल्सो लिम्फ का अनदर रोल इज लिम्फ हैज ऑल दिस लिम्फ नोड्स, है ना, बीच बीच में देखो छोटे 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 लिम्फ नोड्स, उसके भीतर लिम्फोसाइट्स आर देयर। ये लिम्फोसाइट्स कोई भी बॉडी में जब कोई इंफेक्शन आता है, लिम्फोसाइट्स दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग अस, है ना, दे डोंट अलाउ एनी इन्फेक्शन टू गेट इनसाइड अ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। एक बार इन्फेक्शन ब्लड वास्कुलर सिस्टम में घुस गया तो इट फॉर्म सेप्सिस, है ना, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ रोल ऑफ द लिम्फ। तो देखते हैं, सो व्हाट आर द आंसर्स गिवन। तो अगर लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो गया, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी ईडिमा। अगर लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो गया तो बॉडी में बहुत ही पानी हो जाएगा, क्योंकि ये पानी हमारे ब्लड वास्कुलर सिस्टम में नहीं घुसेगा।
अभी देखो आई सेड कि ये जो प्लाज्मा निकल आता है, ये प्लाज्मा को इट इज रिटर्न बैक टू द ब्लड वास्कुलर सिस्टम बाय द लिम्फ। तो अगर लिम्फ ब्लॉक हो गया तो हमारे इडीमा हो जाएगा, इट्स अ टर्म कॉल्ड इडीमा, है ना। पूरा देखो बॉडी में पानी भर जाएगा, राइट। सो दैट थिंग विल टेक प्लेस। सो गोइंग बैक टू द क्वेश्चंस, okay, going back to the question, देखो स्टूडेंट्स व्हाट आर वी सीइंग कि ब्लॉकेज लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विल टॉक अबाउट। देखो lymph carries digested and absorbed fat, okay, from the intestine, okay, right, and drains the excess fluid from the extracellular space back to the blood। अभी इसके बारे में I said, right, है ना। it drains the excess fluid from the extracellular space back to the blood। अभी ये चक्कर क्या है कि lymph carries digested and absorbed fat। देखो एक चीज, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है ना, तो विलाई, सो लेट्स गो बैक एंड सी दिस पिक्चर। सो दिस इज द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड देखो यहाँ पे विलाई के नीचे ये जो ग्रीन वाला ये जो वेसल दिख रहा है, वी कॉल दिस द लैक्टियल। क्या कहते हैं इसको? सो वी कॉल देम द लैक्टियल्स, ओके। सो लैक्टियल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स जो सिर्फ एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करता है ना। दे ओनली एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट। अभी देखो फैट का जब डाइजेशन होता है, फैट इज कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, है ना, राइट। तो ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय द लैक्टियल। देखो स्टूडेंट्स एक चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि विलाई में प्रोटीन्स यानी कि एमिनो एसिड्स, प्रोटीन का सिंप्लीफाइड फॉर्म एमिनो एसिड है ना, डाइजेस्टेड प्रोटीन एमिनो एसिड्स एंड डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज गैलेक्टोज, ओके, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो दे आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स, है ना। यहाँ पे जो कैपिलरीज वो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और डाइजेस्टेड प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है ना। बट डाइजेस्टेड फैट इज एब्जॉर्ब बाय द लैक्टियल्स, है ना। इसका एक स्पेशल लिम्फेटिक वेसल होता है विच एब्जॉर्ब फैट, इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द कैपिलरीज। विलाई के नीचे जो कैपिलरीज वो नहीं एब्जॉर्ब करता फैट को, है ना। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स जिसको कहते हैं लैक्टियल्स एब्जॉर्ब के। इसीलिए देखो दे आर सेइंग कि लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड, lymph is carrying digested and absorbed fat from the intestine, okay, and drains excess fluid from the extracellular space back into the blood। क्योंकि ये कैपिलरी बेड में जो भी प्लाज्मा का लीकेज होता है, जो भी स्मॉल स्मॉल प्रोटीन का लीकेज होता है, ये सब कुछ को लिम्फ कलेक्ट करके वेसल से इट इज गोइंग बैक टू आवर ब्लड वास्कुलर सिस्टम, है ना। तो अगर ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम हो गया है, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम विल लीड टू वाटर रिटेंशन। क्योंकि ये जो पानी ईसीएफ, ये जो पानी ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम में रिटर्न नहीं हो रहा है, तो देयर इज रिटेंशन ऑफ वाटर, पुअर फैट एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी, है ना। ये सब कारण में देयर विल बी पुअर फैट एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूरा बॉडी में कैसे लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। और लिम्फेटिक सिस्टम में दिस इज, देखो बीच बीच कोने कोने में हर जगह पे दीज लिम्फ नोड्स आर देयर। देखो यहाँ पे इफ यू टच यू विल सी दिस, यहाँ पे थोड़ा स्वोलन है ना, यहाँ पे फुला फुला यहाँ पे जगह है ना, बॉल जैसे, राइट है ना। सो दीज आर ऑल लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स आर देयर, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, ओके, है ना, राइट। जब देखो एचआईवी होता है ना, व्हेन एचआईवी इन्फेक्शन में एचआईवी वायरस, है ना, दे अटैक द लिम्फोसाइट्स, इसीलिए आवर इम्यून सिस्टम ड्रॉप्स। इसीलिए जब समबडी इज सफरिंग फ्रॉम एचआईवी एड्स, है ना, तब उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है, बिकॉज द टू मेजर प्लेयर्स, द टू मेजर डब्ल्यूबीसीज, बी एंड टी lymphocytes are actually gone in case of the HIV infection। Again, in my class students, we go beyond CBC, we study more, है ना, इसलिए all this extra information। Next, this is from our environment chapter। Why is damage to the ozone layer? Why is damage to the ozone layer a cause of concern? Ozone thinning, why is it a cause of concern? Why? Because ozone layer जो stratosphere में होता है between 25 and 30 kilometers, okay, ये ozone layer basically protects us from the harmful UV rays, है ना। हाई एनर्जी यूवी रेज लाइक यूवीसी, यूवीबी, है ना। अगर ये दोनों यूवी रेज अगर हमारे अर्थ में घुस गया, दे कैन कॉज स्किन कैंसर, दे कैन कॉज इम्यून सिस्टम डैमेज, ओके, क्योंकि दे आर वेरी हाई एनर्जी यूवी रेज, दे कैन कॉज डीएनए म्यूटेशन। सो व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न? Because damage of the ozone layer cause concern because ozone layer shields the surface of earth from harmful UV radiations from the sun that can cause skin cancer in the human beings। हो गया। What are its causes? What are its causes and what steps are being taken to limit this, है ना। ये कैसे होता है, कैसे ये ओजोन का डिस्ट्रक्शन होता है, राइट। सो दिस इज देखो वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, ओके, बहुत बार इसका पूछता है।
तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द CFCs, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो देखो यहाँ पे CFC विच इज बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि कार्बन हैविंग क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन एंड अ फ्लोरीन, है ना, बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंसीज, है ना। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन 1 फ्लोरीन, इसको भी कॉल CFCs। कहाँ पे होता है? हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, डिओस्पे में होता है ना, हमारे ऑल्सो इन द रेफ्रिजरेटर, इन द AC, इन द जेट, हमारे जो जेट प्लेन होता है उसका फ्यूल में देखो CFCs होता है। ओके राइट। तो ये CFCs दे रिएक्ट विथ ओजोन, O3, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के साथ देखो रिएक्शन होता है, और क्या होता है यहाँ पे? सो व्हाट वी सी, वी ये जो क्लोरीन इज रिएक्टिंग विद वन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ ओजोन एंड इट इज फॉर्मिंग क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे देखो यहाँ पे ClO, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन, एंड देखो यहाँ पे O2। सो दिस इज इंक्रीजिंग द ओजोन डिग्रेडेशन, सो दिस इज enhancing ozone degradation, enhancing ozone degradation by formation of this, है ना। तो इससे क्या होता है? दिस इज हाउ CFCs आर डैमेजिंग द ओजोन लेयर, CFCs आर थिनिंग द ओजोन लेयर। ओके, तो अभी देखते हैं। सो सिंथेटिक केमिकल्स लाइक द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स लाइक CFCs आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स, है ना, यानी कि रेफ्रिजरेटर में। ओके, और ये जो दीज थिंग्स आर एंड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स, देखो यहाँ इवन फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी CFCs होता है। ओके, एंड द मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये CFCs फायर एक्सटिंग्विशर से निकलता है, हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलता है ना। ये देखो ऊपर में जाता है के, एंड दे एंटर द स्ट्रेटोस्फीयर, जहां पे दे रिएक्ट विद द ओजोन एंड दे कॉज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओके, अभी देखो व्हाट अदर स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। देखो बहुत बार many meetings have taken place, है ना, जहाँ पे all these developed countries they have met, है ना, in these summits, है ना, वर्ल्ड समिट्स, जहाँ पे दे हैव डिस्कस्ड हाउ टू लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ CFCs, है ना, राइट। बहुत सारे ऐसे समिट्स हुआ है। ओके, है ना। तो जैसे स्टेप्स टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, मेनी डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज, है ना। पहले पहले देखो शुरू में ओनली डेवलप कंट्रीज, नाउ इवन डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, इंडिया, ऑल दिस कंट्रीज, ओके, चाइना, देयर ऑल, so many developing and developed countries have signed and obeying the directions of the UNEP। UNEP कौन सा होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट program, okay, UNEP। So they have signed and are obeying directions. What they have signed कि they will limit the production of CFCs, है ना, to freeze or limit the production of usage of CFCs at 1986 level, यानी कि 1986 में वर्ल्ड में जितना CFC का प्रोडक्शन होता था उतना we will go back to that level। उस टाइम में जितना CFC का प्रोडक्शन होता था, जितना दैट वाज द लीगलाइज, जितना प्रोडक्शन हुआ था, तो वी विल गो बैक टू दैट, उससे ज्यादा वी विल नॉट मेक CFCs। ये देखो हर डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज दे हैव साइंड दैट पिटीशन, obeying the UNEP का ये petition they have signed this deal कि we will not make CFCs, we will reduce CFCs। अगर CFCs reduce हो गया तो ozone depletion will be also be reduced and ozone will again revert back to the normal ozone का जो thickness, it will revert back to that, है ना, right? Okay, next we will go to the next question। So we come to section D now, जहाँ पे long answer questions। okay, तो ये देखो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का चैप्टर से क्वेश्चन इज देयर। तो यहाँ पे वी हैव और, so two kinds of options are there। Why it is not possible to reconstruct the whole organism from a fragment in a complex multicellular organism? अभी ये क्वेश्चन कैसे आता है? लेट्स से वी टॉक अबाउट सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एक स्पाइरोगायरा, है ना। तो एक स्पाइरोगायरा बेसिकली व्हाट डू वी सी? सो व्हेन वी लुक एट अ स्पाइरोगायरा इट्स लाइक ऐसे एक मल्टीपल सेल्स आर देयर, है ना। एंड स्पाइरोगायरा जब भी देखो ऐसे ब्रेक होता है, इट फॉर्म्स, इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, है ना, राइट। इट ब्रेक्स इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, है ना, और हर फ्रैगमेंट से एक न्यू अडल्ट इज फॉर्म्ड। तो ये जो थिंग, व्हाई डोंट वी सी इन अ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये क्यों नहीं देखते? ये फ्रैगमेंट क्यों नहीं होता है? कैसे ऐसे ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो अगर सोचो कि समहाउ वी हैव एन एक्सीडेंट, है ना, और बॉडी ब्रेक्स अवे, तो हर पार्ट से व्हाई डोंट अ न्यू ह्यूमन बीइंग डेवलप्स, है ना। सेम थिंग वी डोंट सी इन अ डॉग, वी डोंट सी एनी टाइगर, है ना। एक टाइगर को काट दिया, डॉग को काट दिया, हर कटे हुए पार्ट से एक न्यू डॉग विल फॉर्म। ऐसे क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो वी आर कॉम्प्लेक्स, है ना, वी हैव
वी हैव सेल्स आर फॉर्मिंग टिश्यूज, है ना, सेल्स से स्पेशलाइज टिश्यूज होता है. कैसे कैसे टिश्यूज? वी हैव टिश्यूज लाइक कार्डियक सेल्स होता है, राइट, है ना. डिफरेंट टिश्यूज हैविंग स्पेसिफिक फंक्शंस, है ना. कार्डियक टिश्यूज है, वी हैव स्केलेटल मसल्स आर देयर, वी हैव किडनी जैसे टिश्यूज, है ना, जहाँ पे विच कैरीज आउट बेसिकली दे फॉर्म यूरिन फॉर्मेशन, है ना. वी हैव टिश्यूज इन द लंग्स, है ना, लंग टिश्यूज आर कैरिंग आउट गैसेज एक्सचेंज. ओके, so we have different kind of tissues are forming organs, है ना. सेल्स से टिश्यूज होता है, टिश्यूज मेनी टिश्यूज आर फॉर्मिंग ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स होता है. हार्ट एक ऑर्गन, उसका काम इज पंपिंग, है ना, ऑफ द ब्लड. उसके बाद किडनी एक ऑर्गन है जिसका फंक्शन इज बेसिकली यूरिन मेकिंग, है ना, राइट. उसके बाद देखो वी हैव एल्वियोलाई इज अ टिश्यू जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है. तो we have these organs and organs are forming organ system. जैसे we have the nutrition system, we have circulatory system, we have respiratory system, we have excretory system. So basically complex organisms बहुत ही specialized tissues से बनता है, and ये organs का एक specific location है. So it is a very very complicated body. तो सिर्फ अगर इस बॉडी को काट दो, ईच पार्ट से, सोचो ये हाथ से और एक पूरा बॉडी बनना इज वेरी डिफिकल्ट, ये नामुमकिन है, क्योंकि बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. अगर बॉडी स्पाइरोगैरा जैसे ऐसे सिंपल होता, तब अगर हमको काट दो ईच पार्ट से अ न्यू अडल्ट कैन फॉर्म. सो द आइडिया इज वी आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, वी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम. इसीलिए इतना आसान नहीं है कि काट देने से हर पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, राइट ना. सो दैट इज द आंसर. उसके बाद देखो नेक्स्ट इज sexual maturation of reproductive tissues and organs are necessary link for reproduction. Elucidate, है ना. Sexual maturation of reproductive tissues and organs, ये क्यों चाहिए, ये क्यों ये important है? Why there need to be a sexual maturation? Okay, because जब we go through a puberty, है ना, जब देखो we are going through a puberty, है ना, especially from 11 12, है ना, this pubertal changes taking place in boys and girls. क्या होता है यहाँ पे? देखो spermatogenesis, है ना, sperm production in the boys. Females में menstrual cycle is taking place. Sperm का देखो penis size increasing, sperm का secondary sexual characters are increasing. Okay, all the vast difference and all these things which are carrying the sperm. Okay, पहले तो spermatogenesis हो रहा है, right, है ना, उसके बाद testosterone production हो रहा है, which is a hormone, है ना. तो ये सब development is important for making a person reproductively capable, है ना. A boy should be capable to carry out the process of reproduction. A girl should be capable to carry out the process of reproduction. इसके लिए उसका body part का size increase होना चाहिए. गर्ल्स का breast increase होता है, गर्ल्स का menstrual cycle शुरू होता है ना. गर्ल्स का their vagina develops. Okay, it forms the which is called the external genitalia, है ना, which is called the vulva formation takes place. Okay, so all these sexual development of the tissues, उसमें देखो oogenesis starts, ovulation starts, है ना. So these things are important. Okay, right. तो एक बार जल्दी से let's see the answers. So I've given the basic idea. So first question is why it is not possible to reconstruct the whole organism. देखते हैं why it is not possible. Because the reason is that many multicellular organisms are not simply a random collection of cells. Random collection of cells नहीं होता है. Okay, specialized cells are organized as tissues. Tissues are organized as organs. Specialized cells, है ना, जैसे respiratory cells, ये एक specialized cells है. Respiratory cells they can't carry out contraction like heart, है ना. Again heart का cells can't carry out excretion, है ना. So ये specialized हो गया. They are differentiated. जब basically देखो एक zygote formation होता है, sperm and egg when they fertilize zygote forms embryo, है ना, right. तो इनिशियली एम्ब्रियो में हर सेल इज टॉटिपोटेंट, हर सेल से हर ऑर्गन बन सकता है, राइट. धीरे धीरे क्या होता है? स्पेशलाइजेशन स्टार्ट्स एज द डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स हैपनिंग, मोर सेल डिवीजन स्टार्ट्स टेकिंग इन एन एम्ब्रियो. ओके, एम्ब्रियो में हर सेल्स नाउ दे आर टेकिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन. दे आर, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन. सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ओके, सो ईच सेल्स आर नाउ बिकमिंग स्पेशलाइज्ड. सम सेल्स आर फॉर्मिंग रेस्पिरेटरी सेल्स, सम सेल्स आर फॉर्मिंग सर्कुलेटरी सेल्स, सम सेल्स आर फॉर्मिंग एक्सक्रीटरी सेल्स, है ना, राइट. तो वही कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज. Tissues are organized into organs and then they have to be placed at definite position. हार्ट यहाँ पे होना चाहिए, किडनी देखो यहाँ पे होना चाहिए इन द लोअर एब्डोमेन, है ना, राइट. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर में होना चाहिए, बक्कल कैविटी यहाँ पे होना, दांत यहाँ पे होना चाहिए, है ना. सो दे हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजीशंस इन द बॉडी. देयरफॉर सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल. बॉडी काट हो गया, ईच पार्ट से पूरा बॉडी, एक बॉडी बनना, ये बिकम्स इम्प्रैक्टिकल. ओके,
सो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्सुअल मैचुरेशन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये वाला क्वेश्चन क्या है? तो सेक्सुअल मैचुरेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अननेसेसरी क्यों? क्योंकि सेक्सुअल मैचुरेशन because of reproductive tissues necessary. Why? Because the need for specialized cells called gametes. We first have to make gamete cells क्योंकि देखो we carry out sexual reproduction, यहाँ पे males they form the sperm, the females they form the egg, है ना? ये gamete बनना बहुत जरूरी है. ये gamete formation होता है during the pubertal years, है ना? Right? Males are making the sperm, the females are making the egg, है ना? ये होना जरूरी है ना? For so that we are reproductively capable, we are reproductively capable, है ना? ये होने के लिए ये spermatogenesis and the oogenesis होना बहुत जरूरी है. उसके बाद the body of the individual organism has to grow to its adult size, है ना? And the rate of the general body growth begins to slow. देखो हमारे main body का growth इस time में थोड़ा slow हो जाता है and our reproductive organs start developing, है ना? उसका growth ज़्यादा होता है, right? So and the reproductive tissues begin to mature, है ना? Right? हमारे tissues become to mature, all the different kind of secondary sexual organs, okay? जैसे देखो ये जो testis है, testis is primary sexual organ, क्योंकि testis and ovary are called primary sex organs. Why? क्योंकि ये हार्मोन बनाता है testosterone, है ना? Ovary is making the hormone which is called the estrogen and progesterone, okay? And testis is also making the sperm and ovary is also making the egg. So they are called the primary sex organ. जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होता है जैसे वास डिफरेंस, जैसे सेमिनल वेसिकल, जैसे यूरेथ्रा, ये सब देखो विच हेल्प इन कैरेज ऑफ द स्पर्म, है ना? इसका भी डेवलपमेंट होता है. फीमेल में देखो द एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका डेवलपमेंट होता है ना. डेवलपमेंट ऑफ द यूटेरस, डेवलपमेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, है ना, डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी, है ना, ये सब भी होता है. सो दिस आर ऑल द ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बट देखो ऑल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोथ डेवलपमेंट होता है ना, राइट? इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. उसके बाद देखो स्टूडेंट्स वी हैव उसके बाद we have the whole new set of changes in the appearance of the body take place. Whole new set of changes in the appearance of the body take place, like change in the body proportion, है ना? New features appear जैसे beard, mustache, है ना, right? All these things females का देखो breast formation, nipples, there is actually darkening of the skin around the nipples, है ना? All these body changes, है ना? उसके बाद इसको we call, so this period during adolescence is called the puberty, है ना? We call this pubertal changes, okay? So also there are also changes taking place which are different between boys and girls. अभी देखो pubertal changes which are same common between boys and girls क्या होता है? Common changes is hair formation, है ना? Pubic hair formation यानी कि genital areas में hair formation, उसके बाद armpit में hair formation, है ना? Body hair formation, ये common हो गया, right? What are the different things? गर्ल्स में देखो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, ओके, है ना? दैट्स अगेन डार्कनिंग ऑफ द स्किन अराउंड द निपल एरिया के अराउंड में द स्किन गेट्स डार्क, ना, दैट इज एक्चुअली अगेन डिफरेंट, ओके. ऑल्सो गर्ल्स दे हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, ओके, इट्स अ 28-day साइकिल. एंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? बेसिकली द फीमेल बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ, ओके, टू फॉर्म द एग ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम कहते हैं ओवुलेशन, एग फॉर्मेशन होता है. एंड द उसका यूटेरस इज प्रिपेयरिंग टू रिसीव द एम्ब्रियो. अगर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर स्पर्म इज फर्टिलाइजिंग द एग, अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, दैट एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन द यूटेरस, उसके लिए फीमेल का बॉडी इज प्रिपेयरिंग, फीमेल का यूटेरस, द एंडोमेट्रियम इज प्रिपेयरिंग, है ना, राइट? उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आर कमिंग आउट, एस्ट्रोजन हार्मोन्स कमिंग आउट, ओके. तो ये सब चीज हो रहा है. So also girls begin to menstruate at the around this time. Boys begin to have thick hair on their face, on their chest. Boys begin to crack. Boys का देखो ऐसे larynx जो होता है ना, voice box extend हो जाता है, उसका जो vocal cord मोटा हो जाता है, तो voice becomes to crack, जिसको कहते हैं बहुत भारी सा हो जाता है, low pitch voice होता है, okay. So all these changes are necessary to make us reproductively capable, okay. Section D में next question is how are variations useful to species? How are variations useful for species? How are variations useful for species if there is drastic alteration of the niches? Niches का मतलब habitat, है ना? तो variation, what is variation? देखो वेरिएशन स्पेशली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तब वेरिएशन ज्यादा होता है, राइट? बिकॉज देयर आर टू गैमेट्स, देयर इज अ मेल एंड अ फीमेल, है ना, तो यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा होता है, राइट? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब देखो वेरिएशन कम होता है, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली देयर इज वन पेरेंट, ओके. बट फिर भी वहां पे वेरिएशन होता है. तो वेरिएशन क्यों चाहिए? व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि सोचो कि सो लेट्स से वी आर, हमारे जो बॉडी है, हमारे जो बॉडी डिजाइन है,
our body design will allow us to survive in a particular niche, है ना। तो सोच लो कि एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं ना, तो बैक्टीरिया, सोचो कि बैक्टीरिया आर मीसोफिलिक बैक्टीरिया, है ना, तो दे कैन ग्रो एट लेट्स से 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अभी सोचो कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन में कुछ बैक्टीरिया दे हैव सम वेरिएशंस, है ना, उसको हायर टेम्परेचर में टू सर्वाइव इन हायर टेम्परेचर, है ना, दे कैन सर्वाइव एट 55 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इन अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया कुछ कुछ बैक्टीरिया में कुछ वेरिएशंस हो गया, राइट, है ना, और ये बैक्टीरिया थोड़ा हायर टेम्परेचर में वो जी सकता है। तो अभी अचानक सोचो ये जो निश है जहाँ पे बैक्टीरिया स्टेइंग, वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, है ना, जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली 37 रहता था, अभी देखो 50s हो गया। तो ये 50s होने से मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाएगा, बट जिसमें वो जो हायर टेम्परेचर सहने का क्षमता है, those few individuals they will survive. So variations are helping in survival of the species. अगर सब एक जैसा होता, जैसे ही निश का टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना, सब सारे के सारे एवरीबडी वुड हैव डेड, तब देखो पूरा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता। बट यहाँ पे जिस जिसमें वेरिएशन मिल गया, देखो दे सर्वाइव, अभी दे विल नाउ रिप्रोड्यूस एंड द होल स्पीशीज विल सर्वाइव। सो बेसिकली इफ द निश वे ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, उसका अगर टेम्परेचर चेंज हो गया या कोई भी चेंज हो गया, the population could be wiped out, the whole species can be extinct, okay. However, some variations were to be present, in few individuals in these populations, there would be some chance of them to survive. However, if some variations were present, agar kuch variations hai is population mein, okay, if some variations were present in few individuals in these populations, there would be some chance for them to survive, okay. Variation is thus useful for survival of species over time. Variations are useful. अभी देखो, let's take an example of a deer population. अभी deer population में देखो maximum deer have short legs, कुछ कुछ deer का long legs हो गया। अब जब tiger is chasing them, है ना, जब टाइगर का अटैक हो रहा है, जिसका लॉन्ग लेग्स, दे विल रन फास्टर। सो दीज वेरिएशंस आर एडवांटेजेस वेरिएशन, ओके, राइट, है ना। सो हाउ आर वेरिएशंस यूजफुल फॉर स्पीशीज if there is drastic alteration in the niche, है ना, तो यहाँ पे this is there, right. Explain how the uterus and the placenta provide necessary conditions for proper growth and development of the embryo after implantation, okay. तो देखते हैं कि how uterus and placenta, देखो जैसे ही there is fertilization taking place, जैसे ही sperm is fertilizing the egg, है ना, female body में जैसे ऐसे होता है ना, what do we see, we have progesterone formation, estrogen formation, ये दोनों hormones जो है, these are female hormones and they will cause the formation of the endometrium lining, जो uterus में है ना, uterus का endometrium lining ऐसे, so basically what is happening, so basically what do we see, this is the female reproductive, है ना, this is the female reproductive system। तो यहाँ पे this is basically the, देखो यूटेरस है ना, ये हो गया यूटेरस। तो जैसे ही स्पर्म एंड एग, तो यहाँ पे स्पर्म और यहाँ पे दिस इज द एग, इसका देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, इट विल फॉर्म एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन हुआ है, पहले जाइगोट, है ना, जाइगोट विल नाउ स्टार्ट डेवलपिंग। सो पहले जाइगोट फॉर्मेशन, सिंगल सेल जाइगोट, उसके बाद जाइगोट स्टार्ट डेवलपिंग, आई मीन डिवाइडिंग एंड इट फॉर्म्स एम्ब्रियो। तो ये यूटेरस में देखो देयर इज एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ऐसे एंडोमेट्रियम, सो इट्स कॉल्ड एंडोमेट्रियम, है ना, इट स्टार्ट डेवलपिंग। तो ये एंडोमेट्रियम डेवलप होता है, इसमें देखो ब्लड वेसल स्टार्ट डेवलपिंग, ओके, राइट, है ना। ये एंडोमेट्रियम क्यों डेवलप होता है, सो दैट दिस एम्ब्रियो कम्स एन इम्प्लांट्स हियर, सो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, है ना, राइट। और ये एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट होने के बाद यहाँ पे व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ प्लेसेंटा फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे देखो एम्ब्रियो और यूट्राइन वॉल के बीच में डिस्क शेप प्लेसेंटा विल फॉर्म, राइट। उसके बाद ये एम्ब्रियो विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट विल फॉर्म अ फीटस, ऐसे बिग फीटस विल फॉर्म, राइट। और बीच में देयर विल बी प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा इज द फिजियोलॉजिकल कनेक्शन which will help in the exchange of gases, exchange of nutrients between the mother body and the embryo, है ना, right, ये होगा। तो all these changes will take place after fertilization। So एक बार let's go back to the answer and see what do we see। So what are we seeing, कि the lining of the uterus thickens, the lining of the uterus, it thickens and richly supplied with blood,
है ना. The lining of the uterus it thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. ये हो गया एक. Number 2, the uterus, the embryo gets nutrition from the mother's blood, है ना. Embryo को कहाँ से मिल रहा है? From the mother's blood, okay, with the help of placenta. With the help of placenta, एक disc shaped एक physiological barrier है ना, जिससे देखो and it is embedded in the uterine wall. ये placenta कहाँ पे होता है? uterine wall में होता है. This placenta allows gaseous exchange, nutrient exchange between the baby, developing fetus and the mother. Okay. प्लेसेंटा में देखो विलाई होता है. ओके, इसके पिक्चर विल सी, है ना. इट हैज विलाई. ओके, एंड ऑन द मदर साइड आर स्पेसेस विच सराउंड द विलाई. तो ये जो पिक्चर है, जल्दी से लेट्स लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द प्लेसेंटा, गिव अस एन आइडिया. देखो यहाँ पे ये हो गया पिक्चर ऑफ द मदर्स यूटरस. दिस इज द फीटस, है ना. दिस इज द एमनोटिक फ्लूइड जहाँ पे द बेबी इज देयर. और ये हो गया द डिस्क शेप प्लासेंटा, एंड दिस इज द बेबी साइड, दिस इज द मदर साइड. एंड वी कैन लुक एट दिस प्लासेंटा. देखो यहाँ पे कैसे स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज भी सी, इसको भी कॉल द कोरियोनिक विलाई, है ना. ये देखो कैसे बेबी के साइड से आता है ना. दिस विलाई इज इंक्रीज द सरफेस एरिया, है ना. ये क्यों विलाई है? ये विलाई जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे विलाई होता है, same concept यहाँ पे also in the placenta. It is increasing the surface area so that maximum gaseous exchange takes place. Okay, right. और ये विलाई कहाँ पे? इन दी स्पेसेस जिसको भी कॉल इंटरविलर स्पेस, जो मदर के साइड में होता है ना. तो ये हो गया, दिस इज द प्लासेंटा का पिक्चर, एंड दैट्स व्हाट इज सेइंग. So this provides a large surface area. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. Mother से mother जो खाते हैं, है ना, वो उसका mother जो खाते हैं वो nutrients are going to the baby, है ना, and also the oxygen is going to the baby. The developing embryo also generates waste substances. Baby से waste होता है ना. ये waste is now can be removed by transferring them into the mother's blood. So baby say it is going to the mother's blood through the placenta. The child is born as a result of rhythmic contraction. अभी देखो पूरा 9 months हो गया. After 9 months या roughly 40 weeks हो गया. उसके बाद what happens? The baby comes out, जिसको we call parturition कहते हैं, and it comes out through the, so uterine wall start contracting because of the release of the hormone called oxytocin. And there is also release of the hormone called relaxin. So ये hormones they contract the uterine wall and the baby is coming out through the, देखो यहाँ पे uterine wall gets contracted because of the release of oxytocin hormone, which is contracting the uterine wall, and also there is relaxin. Relaxin is relaxing the vaginal wall or the birth canal. ऐसे it is stretching the vaginal wall. इससे देखो baby धीरे 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 is coming out. Okay, right? This is called the parturition process. और देखो यहाँ पे this is the picture of the umbilical cord जो baby से निकल के, and this is the placenta. देखो यहाँ पे disc shaped placenta ना, right? ये umbilical cord. This is the picture of umbilical cord. How the umbilical cord में there are two arteries which is carrying the carbon dioxide and which is carrying the excreta from the baby to the mother circulation. और देखो यहाँ पे एक vein होता है which vein is coming and is carrying mother's body से oxygen and nutrients it is carrying to the baby. Okay. So we go to the next question. Section E. Section E में final question. So पूजा हैज ग्रीन आइज. ये बहुत इंटरेस्टिंग देखो हेरिडिटी चैप्टर का क्वेश्चन है. तो पूजा हैज ग्रीन आइज while her parents and brothers have black eyes. Okay. Pooja's husband Ravi has black eyes. Ravi's mother has green eyes. Father has black eyes. तो अभी ये पूरा पिक्चर को लेट्स ट्राई टू राइट इट. जब भी जेनेटिक्स प्रॉब्लम आएगा तब देखो पहले वी हैव टू राइट डाउन द जीनोटाइप्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वन बाय वन लेट्स आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी मेंबर. सो वी हैव फर्स्ट पूजा, एंड पूजा हैज ग्रीन आईज. बट पूजा का जो पेरेंट्स है, सो पूजाज फादर, पूजाज मदर एंड पूजाज ब्रदर, सबका देखो ब्लैक आईज है.
है ना, दे ऑल हैव ब्लैक आईज। सो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि बिटवीन द ग्रीन एंड द ब्लैक आई कलर, इसमें ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आई कलर इज मोर, सो वी कैन सी कि ब्लैक इज डोमिनेंट। ये ब्लैक आई कलर हो गया, इट्स अ डोमिनेंट ट्रेट, है ना। तो ये डोमिनेंट ट्रेट का मतलब अभी ब्लैक आई कलर इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल बी, और ग्रीन आई कलर विच इज रिसेसिव इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल बी। ओके, अब यहाँ पे एक वेरी कॉमन थिंग, सो पूजा इज मेड अप ऑफ ग्रीन, है ना, शी हैज ग्रीन आई कलर। तो यानी कि रिसेसिव ट्रेट तब कब एक्सप्रेस होगा? जब इट इज इन अ होमोजाइगस स्टेट, यानी कि पूजा जीनोटाइप हैज टू बी बी बी, है ना। पूजा's genotype has to be double B, there has to be 2B, only then puja can express। अगर यहाँ पे कैपिटल B स्मॉल b हो गया तो पूजा will be actually expressing the black eye color। तो ये पूजा का कैपिटल B स्मॉल b हो नहीं सकता। ओके, लेट्स कम टू पूजा's father, पूजा's mother, पूजा's brother। अभी पूजा's father and mother, how can there be genotype? Can पूजा's father be capital B capital B? Can पूजा's mother? ये हो नहीं सकता, because we'll do a small cross and we'll see, let's say this is पूजा's father and this is Pooja's mother। अगर they are heterozygous, अगर they are heterozygous, only then Pooja they can have a child with green eyes। कैसे? अगर because a heterozygous individual will make two kinds of gametes, will make two kinds of gametes, है ना। और देखो यहाँ पे ये दोनों gametes से एक कैपिटल बी यानी कि ब्लैक आइज होगा, दिस इज अ होमोजाइगस, है ना। ये दोनों के बीच में वी हैव, और ये दोनों के बीच में वी हैव हेट्रोजाइगस, ये भी ब्लैक आई कलर। only there is this small chance of 25% of child with green eye color। अगर पूजा का फादर या मदर एनी वन ऑफ देम बिकम्स होमोजाइगस ब्लैक, तब ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, है ना। अगर इफ दे बिकम होमोजाइगस ब्लैक, तो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट। So if they become homozygous black, let's just work it out कि अगर सोचो पूजा के father becomes capital B capital D and mother is capital B small b, अगर ऐसा होगा तो father will only make the capital B gamete, okay, mother will make two kinds of gametes। So ultimately यहाँ पे there are two possibilities of children, two possibilities, 50% children will have, so all children will have black eyes, है ना। वन 50% will be homozygous black, 50% will be heterozygous। तो यहाँ पे green eyes होना is नामुमकिन। इसीलिए पूजा's parents have to be, both have to be heterozygous black, hetero black। अभी पूजा का ब्रदर क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पूजा's ब्रदर? सो अभी देखो वी डिड दैट क्रॉस, यहाँ पे वी डिड द क्रॉस, this is the Pooja's mother's and father's cross, and we found it 25%, 25% of the child will be having black, homozygous black, and 50% of the child will have heterozygous black, so ये सब है black, and 25% will have green। So Pooja's brother's eye color is black, so Pooja's brother can either be homozygous black or heterozygous black, Pooja's brother। Clear? So Pooja's brother's ka genotype also we have known। Now let's go back and see कि question is asking for what? The question is asking for, number one is asking, on the basis of the above information, the green eye color is a dominant or recessive? Obviously green eye color is a recessive color। उसके बाद what is the possible genetic makeup of Pooja's brother's eye color? So we have capital B, small b, capital B, ये भी निकल गया, right? What is the probability that the offspring of Pooja and Ravi will have green eyes? अभी पहले रवि पूजा's husband का देखते हैं उसका जीनोटाइप। So we say कि Ravi has black eyes, while Ravi's mother has green eyes and father has black eyes। अभी ये तो बहुत ही easy हो गया। अभी तो यहाँ पे it is so easy because Ravi has black eyes। पर देखते हैं उसका जीनोटाइप क्या होगा। Ravi's mom is green, यानी कि कैप स्मॉल b because green is recessive, है ना। और father has to be heterozygous। अगर फादर होमोजाइगस ब्लैक हो गया
तब रवि देन well father can be homozygous. क्यों नहीं हो सकता? Father can be homozygous. Let's see the situation because Ravi has black eye colors. So father can be homozygous या father can be heterozygous. कोई भी हो सकता है. Ravi's father can have any two of this thing, but we are sure कि Ravi has to be heterozygous क्योंकि mother से small b मिलेगा, है ना? Father से Ravi will get the capital B, इसीलिए Ravi has to be heterozygous. रवि का और कोई चांस नहीं. रवि cannot be homozygous because mother is recessive. So coming to Ravi genotype is capital B small b. So what is the probability that the offspring of Pooja and Ravi will have green eyes? Also show the inheritance of eye color in the offspring with the suitable cross. तो अभी देखते हैं इसको. So now we know Pooja का eye color is small b and Ravi is capital B small b. इसमें क्रॉस होने से क्या होता है? What is the probability? So Ravi is capital B small b, Pooja is small b small b. यहाँ से there are two gametes can form because it is heterogametic. यहाँ से एक ही gamete बनेगा. So now this sperm and this egg में अगर fusion होगा, so we will get capital B small b. इसमें अगर होगा तो small b होगा. So basically 50% will be black eyes, है ना? Pooja, and so this is Pooja, this is Ravi, Pooja's husband, है ना? तो अगर इसमें they have a chance of 50% of their children will have black eyes and 50% of their children will have green eyes. Okay. Abhi let's go back and see what is happening in the next concept. The next concept is saying कि 50% of the offspring of Pooja's brother are green. क्या कह रहा है यहाँ पे? 50% of the Pooja's brother. Now Pooja's brother we just found out can be capital B small b या capital B. Pooja's brother can have both these combinations, है ना? So 50% of the offsprings of Pooja's brother is green eyes. With the help of cross, show how it is possible. अगर 50% of Pooja's brother will have green eyes, so 50% of the offspring of Pooja's brother will have green eyes. With the help of a cross, show how it is possible. तो देखते हैं Pooja's brother's wife कैसे हो सकता है, उसको भी we have to see, right? So now we go back to this and seeing 50% of the Pooja's brothers offsprings are. So Pooja's brother अगर heterozygous black है, let's start with heterozygous black because that is the most, और Pooja's brother's wife can be having green eyes, है ना? तो अगर ऐसे होगा तो तब देखते हैं what is the situation. Then Pooja's brother will make two kinds of gametes and the Pooja's brother. So this is Pooja's bro genotype. So in this, and this is Pooja's bro's wife. She has green eyes. Green का मतलब homozygous होगा. तो इस situation में देखो we have 50% with black, 50% with green. इस situation में, okay. अगर Pooja's brother's wife is heterozygous, if she has black eyes, तब what is the probability? In that case, they will have a black-eyed child. यहाँ पे they will have a heterozygous black-eyed child. यहाँ पे they will have another heterozygous black-eyed child. यहाँ पे 25% will be green eyes. तो ये नहीं होगा, ये possible नहीं है. Pooja's brother's wife cannot have, she can't have heterozygous black eyes. She has to have green eyes. Okay, ये this is the only condition. और Pooja's जो bro है, he can't be homozygous black. उसको heterozygous black ही होना चाहिए. Okay. So students, if you are getting confused, this is YouTube. You can always keep on playing my video, है ना? इससे concept will be clear. So this is what we see. First question is asking कि on the basis of the above information, green color is dominant or recessive. So answer is yes, green color is recessive, as it will express only in homozygous condition. इसीलिए most people, Pooja's brother is black eyes, Pooja's father, mother, they are all black eyes. Okay, black eyes का expression ज़्यादा होता है because black eye color is dominant. उसके बाद देखो
व्हाट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजा's ब्रदर? आई सेड कि यहाँ पे दो मेकअप हो सकता है, कैपिटल बी, आइदर ही कैन बी होमोजाइगस या ही कैन बी हेटेरोजाइगस ब्लैक. Third question is asking कि what is the probability or that the offspring of Pooja's and Ravi's will have green eyes? Okay, इसका probability कितना होगा? So this is basically I showed कि this is Pooja and Pooja's husband Ravi is having heterozygous black, इसलिए यहाँ पे देखो 50% of offspring will have green eyes in case of Pooja and Ravi's offspring. Same thing Pooja's bro और Pooja's bro का wife, उसका भी देखो same concept होगा, because in order to have 50% eyes children with green eyes, देखो the Pooja's brother's wife यानी Pooja's brother's wife, she has to have green eyes and Pooja's brother has to have heterozygous condition. That is what it is showing here. So that ends the whole lecture today. So students, I think आज का जो lecture it is helping, all my Bio-kul classes are helping you. I will come up with more such PYQs क्योंकि CBSE exams are literally knocking the door. बहुत ही देखो नजदीक में है. 13th March has been announced for the science paper. So keep watching my Bio-kul class videos. All the best and bye bye.